कि आपने कौन कौन से कंपटीशन एग्जाम्स क्रैक किए हैं जी। क्योंकि इनकी लिस्ट बहुत लंबी है। एक सफर जो शायद इंडियन एयरफोर्स की एक वैकेंसी से शुरू हुआ और आज असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी पे। तो लगभग व्यापम के 5 एग्ज़ाम निकाले। से सिलेक्शन हुआ, मुझे ऐसा लग रहा मेरा पूरा भार हल्का हो गया है। अच्छा। इतनी अच्छी तो ग्रेजुएशन के बाद करें, अच्छा, पूरा अच्छी ग्रेजुएशन जब अच्छे से करें। हाँ, और अगर आर्थिक स्थिति आपकी नहीं है हम्म कि यार आप ज़्यादा समय नहीं दे पाएँगे पढ़ाई को, हम्म आपको रोज़गार की तलाश रहेगी जल्दी, तो हम्म। आप 12th के बाद ही स्टार्ट कर सकते हैं। मटेरियल जैसे कि आपने तो बता दिया, लेकिन मटेरियल और कोचिंग के पीछे बहुत पागल रहते हैं। पागल रहते कुछ हैं। लोगों में इतना मतलब कि कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता कि वो उनको लगे कि वो सेल्फ स्टडी कर हाँ, पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपने शायद सुना होगा कि हाल ही में एमपीपीएससी 2022 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हुई थी, उसका इकोनॉमिक्स का रिजल्ट आया है। और उस इकोनॉमिक्स के रिजल्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हमारे जो सिलेक्ट हुए हैं नितेश भैया आज हमारे साथ हैं। आज हम उनसे मुखातिब होंगे और आपके सामने आपके जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है उसको लेकर जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर मिलेंगे। उनके साथ ही साथ उनके व्यक्तिगत जीवन के जो संघर्ष रहे हैं हमें उनके बारे में जानने को मिलेगा और शायद प्रेरणा भी मिलेगी। और मैं हमेशा कहता हूं कि इस प्रोग्राम में हम या इस बातचीत में हमेशा हम सफलता की कहानी सुनते हैं, लेकिन आज हम कहानी सुनेंगे सफर की। एक सफर जो शायद इंडियन एयरफोर्स की एक वैकेंसी से शुरू हुआ और आज असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी पे खत्म हुआ है, या शायद इसके आगे और भी है। तो आज हम रूबरू होते हैं नितेश भैया के साथ। नितेश भैया बहुत बहुत आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आयुष। ठीक है भैया, कैसा लग रहा है? पहली बात तो पहले मैं जानता हूँ कि आप पहले से ही जॉब में हैं, लेकिन जी। इसके बाद भी आपने जो आपकी जॉब है वो आपको मिली। देखिए, जब से सिलेक्शन हुआ मुझे ऐसा लग रहा मेरा पूरा भार हल्का हो गया है। अच्छा। जो एमपीपीएससी का था मेरे मन में कि निकालना है एक बार, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है अभी हल्का। वो लक्ष्य तो पूरा हो गया है। दीपावली के जस्ट पहले रिजल्ट आया मेरे ख्याल 16 से। तारीख को। 16 तारीख को रिजल्ट आया और 18-20 तारीख की दीपावली थी। तो कहना चाहिए कि दीपावली दिवाली से पहले ही मन चुकी थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कैसा लगा आपको जिस जिस दिन रिजल्ट आया, जिस दिन पता चला एकदम से आपने नाम देखिए, देखा? रिजल्ट मैंने देखा पीडीएफ में, हाँ। तो अभी तक जितने भी एमपीएससी के फाइनल रिजल्ट देखे हैं, उसमें नाम नहीं था। बिल्कुल। लेकिन जब इसमें नाम आया तो एक अंदर से ऐसा, मतलब पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। फिर 2-3 लोगों से चेक करवाया कि रोल नंबर यही है कि नहीं है, जी जी तब जाके थोड़ा विश्वास हुआ, बाकी जी। बहुत अच्छा लगा फिर। हाँ, फिर बार बार पीडीएफ देखने की इच्छा हुई कि हाँ, मेरा ही नाम है। बिल्कुल। बार बार कि यार हाँ, शायद मैं ही हूँ ये, जिस नाम को मैं तलाश रहा था शायद वही है। बिल्कुल। तो जो हमने भी देखा है, जब आपका हमने नाम देखा तो हमें भी उतनी ही खुशी हुई, हाँ, क्योंकि वो रहता है कि जिस एग्जाम में कोई मित्र या कोई पहचान का होता है जरूर हम देखते बिल्कुल। हैं। तो एक एक जिज्ञासा रहती है। जिज्ञासा रहती है। जब जब जैसे कि आपने पहले भी एग्जाम्स दिए हैं तो रिजल्ट आता होगा, हाँ, तब तब आप पीडीएफ देखते होंगे। बिल्कुल। और मैंने हर बार एक क्वेश्चन पूछा है पीडीएफ फोबिया का, कि हाँ, हम बिल्कुल। देखते हैं शायद हम ये सोच लेते हैं कि पीडीएफ गलत है गलत, या हाँ। कुछ है। तो मतलब कि फिर घर पे कैसा माहौल रहा, जैसे कि? देखिए, मैं यहाँ पे रहता हूँ, छोटे भाई और वाइफ़ और बच्चे रहते हैं उनके साथ। तो जैसे ही वो घर पे पहुँचा तो एकदम उनको वो आवाज़ लगाई मैंने छोटे भाई को, मैंने कहा भाई वो देखना रिज़ल्ट आ बिल्कुल। गया, मेरा नाम है, एक बार मिलाना तू। हाँ उस फिर बहुत खुशी का माहौल हो गया हाँ। एकदम, फिर आप सब लोग भी आ गए, जी दोस्त बिल्कुल लोग, बिल्कुल। बहुत तो अच्छा लगा। वही खुशियों को खुशी दोस्त और परिवार ही बनाते हैं। तो एक ये है कि ये एक पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर है, तो एमपीपीएससी के सबसे प्रतिष्ठित पेपरों में से एक है जहाँ तक है। पर इसके साथ मैं जब आपके बारे में, मुझे आप चूंकि हम साथ ही रहते हैं तो एक जर्नी आपका मुझे पता है कि आपने एक बहुत लंबी जर्नी तय करी है कंपटीशन एग्जाम्स की, इसलिए मैंने शायद आपकी जर्नी को एक पूरा सफर कहा। तो आप मुझे एक बार बताइए कि आपने कौन कौन से कंपटीशन एग्जाम्स क्रैक किए हैं जी। क्योंकि इनकी लिस्ट बहुत लंबी है। देखिए, कॉम्पिटिशन की बात करें तो स्टार्टिंग में सबसे पहला कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम मैंने जो दिया था, वो दिया था नवोदय विद्यालय का। जी। और मुझे उसमें सफलता भी मिली, लेकिन मैं चूँकि मामा के जी के पास रहता था, तो मम्मी का कहना था कि बाकी की पढ़ाई मेरे साथ ही करे, तो मैं नहीं जाने दिया बिल्कुल। घर वालों ने। उसके बाद 12th के बाद होशंगाबाद में ग्रेजुएशन के साथ-साथ ही कॉम्पिटिशन की तैयारी चालू की। तो 18 वर्ष में पहली सफलता मुझे इंडियन एयर फ़ोर्स में ग्रुप एक्स के रूप में मिली। जी। फिर वही स्थिति आई, माँ-बाप से ज़्यादा लगाव था, तो हम्म। उन्होंने जाने नहीं दिया, जाना। मेरा भी मन नहीं था। फिर तैयारी करी, हम्म तो लगभग व्यापम के 5 एग्ज़ाम निकाले। इसमें फॉरेस्ट गार्ड है, मंडी एएसआई है, और और भी 2-3 एग्ज़ाम हैं। और जो जिस पद पे मैं हूँ वर्तमान में, हम्म। असिस्टेंट ऑडिटर जी। के रूप में 17 में नियुक्त हुआ था। फिर एसएएस एग्ज़ाम निकाला डिपार्टमेंटल, हम्म। तो उसके बाद फिर मैं ऑडिटर हो गया। वर्तमान में ऑडिटर के पद पर वित्त विभाग में आप हाँ, कार्यरत हैं। और उसके साथ और बताना चाहूँगा मैं कि स्टेशन मास्टर का रेलवे जी का जी जी। एग्ज़ाम भी निकाला है मैंने। हम्म। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हम्म। में असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम भी निकाला है। जी। हाँ तो। लेकिन मेरा जो शुरू से था, मतलब 2013 में पहली बार सिविल एमपीपीएससी का प्री दिया था
कि एमपीपीएससी सेलेक्ट होना है मुझे। जी इच्छा तो सिविल की थी, जी। लेकिन वो कुछ कारण रहे, हैंडराइटिंग खराब या मैं उतना समय नहीं दे पाया, उस परीक्षा के अनुरूप परफॉर्म नहीं कर पाया। किंतु फिर वैकेंसी आई असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो फिर आज सहायक प्राध्यापक के रूप में चयनित हूँ। तो आपने देखा दोस्तों कि इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं और वो किसी एक फील्ड के नहीं है, वो अलग अलग फील्ड के हैं। तो यहाँ पर आपने जैसे कि बताया कि आपने 12th के बाद ही तैयारी चालू कर दी। अब कंपटीशन के जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके मन में एक थोड़ा सा एक असमंजस की स्थिति रहती है कि कंपटीशन की तैयारी ग्रेजुएशन के साथ शुरू करें, ग्रेजुएशन के बाद शुरू करें, या कब शुरू करें? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आपकी थोड़ी-सी भी आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो मेरी सलाह है कि अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन किया जाए। बिल्कुल उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसे बिल्कुल हमने यहीं से कर लिया, मैं तो प्राइवेट कॉलेज से किया था, बिल्कुल। तो उसका कहीं न कहीं आप जैसे भविष्य में आगे बढ़ते हैं, तो उसका असर पड़ता है। क्या अच्छे कॉलेज से आप करेंगे, डीयू से करेंगे, जेएनयू से, आईआईटी, एनआईटी से, तो हम्म। एक माहौल मिलता है। वो बिल्कुल माहौल यहाँ पे नहीं मिल पाया मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। जी, क्योंकि फिर छोटे कॉलेजेस या छोटी जगह पे ऑप्शंस भी सीमित हो जाते सीमित हैं, हो जिसमें जाते से हैं। एक सबसे बड़ा ऑप्शन होता है गवर्नमेंट जॉब की बस, तैयारी। बिल्कुल, बाकी हम जो दूसरे फील्ड में जाना चाहें, वो एक्टिंग नहीं। हो, चाहे स्क्रिप्ट राइटिंग हो, चाहे हाँ, बिजनेस हो, बिल्कुल, राजनीति हो, बिल्कुल, हाँ, वो नहीं हो पाता। पत्रकारिता हो, वो सब में नहीं हो बिल्कुल, पाता हाँ, है। तो प्रश्न यही है कि अगर जिनको तैयारी करनी है कंपटीशन की, हाँ, तो वो मतलब ग्रेजुएशन के साथ करें या ग्रेजुएशन के बाद करें? अगर आर्थिक स्थिति अच्छी तो ग्रेजुएशन के बाद करें। अच्छा, पूरा अच्छी ग्रेजुएशन ल अच्छे से करें। हाँ, और अगर आर्थिक स्थिति आपकी नहीं है हुँ, कि यार आप ज़्यादा समय नहीं दे पाएँगे पढ़ाई को, हुँ, हुँ, आपको रोज़गार की तलाश रहेगी जल्दी, हुँ, तो हुँ। आप 12th के बाद ही स्टार्ट कर सकते हैं। 12th के बाद ही, और फिर उसमें भी क्राइटेरिया है। तो हाँ, इसमें एक ये रहता है कि वनडे एग्ज़ाम, आपने मुझे एक लाइन से इतने सारे एग्ज़ाम गिना जी, दिए और वो मैक्सिमम वनडे एग्ज़ाम्स हैं। जी। तो वनडे एग्ज़ाम्स की ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपको लगता है कि इस तरीके से अप्रोच करना चाहिए? देखिए, वनडे एग्ज़ाम की जो अप्रोच मुझे लगता है कि लगभग जितने वनडे एग्ज़ाम हैं, उसमें वही मैथ्स, रीज़निंग, इंग्लिश, जीके ये चीज़ें हैं। हुँ, तो आप बेसिक से स्टार्ट करें। पहले बेसिक से स्टार्ट करें। बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए। मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि जैसे रीज़निंग है, लोग वहाँ क्या करते हैं सीधे क्वेश्चन लगाते हैं, जबकि नहीं, रीज़निंग की आप पहले थ्योरी पढ़ो। बिल्कुल। जितनी ज़्यादा आप थ्योरी पढ़ेंगे ना, उतने आपके क्वेश्चन ज़्यादा सही होंगे। जीएस में भी ऐसा ही है, मैथ्स में भी। मैथ्स में आप एनसीईआरटी पढ़िए। बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं जैसे एनडीए है या फिर सीडीएस एग्ज़ाम होते हैं, अच्छे लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, उनमें मैथ्स एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। बिल्कुल। सीजीएल हुआ एसएससी का। तो आप बेसिक से स्टार्ट करें, जो आपकी स्कूल की किताबें हैं उनसे, हुँ, और फिर एडवांस लेवल तक जाइए। बिल्कुल। जी। बेसिक से स्टार्ट करें, एडवांस लेवल तक जाएँ और मैक्सिमम और क्वेश्चन्स लें। आप अगर किसी भी सब्जेक्ट को आप टाइम देंगे, चाहे मैथ्स या रीडिंग, तो आपकी इतनी हैबिट हो जाएगी कि आपको फिर लगेगा ही नहीं कि उसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता है। आपको रिवीजन करना है बस, तो अगर बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करें और शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहें। बिल्कुल। तो अब ये तो बाकी एग्जाम्स की बात हो गई, आपने जो एग्जाम्स निकाले उनकी बात हो गई। इसके अलावा जो हमारा मुख्य आज का जो बिंदु है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है, जी, एक बार उसका मुझे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि वो कैसे होता है, कितनी जी। स्टेजेस होती हैं, पेपर कौन-कौन से होते हैं? देखिए, अपने मध्य प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की परीक्षा है वो एमपीपीएससी लेता है। उसके लिए अनिवार्य योग्यता रहती है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और नेट क्वालीफ़ाई होना चाहिए। नेट नहीं है तो सेट क्वालीफ़ाई होना चाहिए। फिर उसके बाद वैकेंसी आती है, आप फॉर्म भरते हैं, तो जो एग्ज़ाम होता है उसमें 200 क्वेश्चन आते हैं, 150 बिल्कुल, क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट के और 50 क्वेश्चन आते हैं एमपी और कंप्यूटर और करंट अफ़ेयर्स के। बिल्कुल, तो अपन 50 क्वेश्चन की बात करें तो आप एमपी अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद कंप्यूटर और करंट। फिर सब्जेक्ट की बात करें, जैसे मेरे सब्जेक्ट की बात करता हूँ मैं अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र के लिए आपको 2 तरह की स्ट्रेटजी अपनानी पड़ी। पहली तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और दूसरी थ्योरी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए यूथ कॉम्पिटिशन की बुक आती है, उसमें लगभग 5 से 10,000 क्वेश्चंस होते हैं। अलग-अलग टाइप की आती है, तो सब रहते हैं। अदर स्टेट की पीएससीओ के रहते हैं, नेट के रहते हैं, सेट के रहते हैं। वो लगाइए। और थ्योरी के लिए आप जैसे मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए है, तो एमएल जिंगल प्रेफ़र कर सकते हैं। और स्टैटिक्स के लिए 11th-12th की बुक पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी की। अ, इंटरनेशनल की सल्वाडोर पढ़ सकते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण किताब जो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स से पढ़ रहा है, उसके लिए लाल एंड लाल पुस्तक है। लाल एंड लाल पुस्तक की इंडियन इकोनॉमी है, उससे लगभग 60 से 70% वो कवर करती है, तो उसको आप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये होना चाहिए कि 50% टाइम थ्योरी के लिए और 50%
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए। तो भैया ने बताया कि ये एक मटेरियल और एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी 200 क्वेश्चंस जिसमें से 150 सब्जेक्ट 50 जीएस। जीएस के लिए आप मेरे ख्याल से परीक्षाधाम प्रेफर कर सकते हैं। हाँ इसके अलावा करंट के लिए करंट की कोई एक बुक ले सकते हैं। बिल्कुल। कंप्यूटर के लिए भी आप परीक्षाधाम या उसकी कोई अन्य अच्छा एक और पब्लिकेशन। चीज़, एमपी का जो पोर्शन है उसके लिए आप एमपीपीएससी के जो जितने भी प्रीवियस ईयर जी पेपर हुए हैं उनको जरूर लगाइए, अच्छा भले वो सिविल के हों या अदर एग्जाम जो लेते हैं 50-50 क्वेश्चन वो सारे लगा लीजिए। बिल्कुल। तो भैया ने जो एक मटेरियल हमें बताया उसकी लिस्ट हम अपने टेलीग्राम चैनल पे और पिंड कमेंट में भी डाल देंगे, तो आप उससे देख सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें इसमें एक बात आती है कि सिलेबस कितना महत्वपूर्ण है इसमें, देखिए सिलेबस की कितनी महत्ता है। सिलेबस की सबसे महत्वपूर्ण सिलेबस ही है। आप बिगड़ सिलेबस के तो फिर कोई मतलब नहीं रहता आपकी तैयारी का, आप किस दिशा में जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण कड़ी में सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये बताते हैं किस लेवल तक पूछा जा रहा है, सिलेबस बताता है क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आप कोशिश करें कि आपका जो सिलेबस है वहीं पे सोर्स लिख लीजिए कि मैक्रो की ये वाली चीज़ें कहाँ से पढ़नी, मुझे इंडियन इकोनॉमी में ये कहाँ से पढ़ना है, एमपी में ये दिया तो वो कहाँ से पढ़ना है, तो वो आसानी रहेगी। तो आपको सोर्सेस भी डिफाइन करने पड़ेंगे कि मुझे यहाँ से पढ़ना ये है। पढ़ना है, और मेरे ख्याल से आपको जो जिस क्षेत्र का बेस्ट सोर्स है उसका चयन करना चयन पड़ेगा। करना है। आप सोचे कि कहीं से मैं एक सिंपल चीज़ पढ़ के देखिए कर लूँ। नोट्स तो अवेलेबल है मार्केट में, जी बहुत कोचिंग के नोट्स मिल जाएंगे नेट के इसके उसके, लेकिन उससे संभव नहीं है क्योंकि नोट्स तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। जो एमपीपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम जो पेपर लेता है उनका ये रहता है कि हर क्षेत्र को वो कवर करते हैं, तो नोट्स समरी टाइप से रहते हैं वो नहीं कर पाते, नोट्स में चीज़ें कम रहती हैं कम और जो रहते हैं। कॉन्सेप्ट बनाने के लिए चीज़ें वो हाँ नहीं होती हैं। और इकोनॉमिक्स तो कॉन्सेप्ट का ही सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट का है, सब्जेक्ट है तो बगैर बिल्कुल। आप थ्योरी पढ़े हाँ, नहीं तो कर सकते। थ्योरी पढ़े नहीं कर सकते, तो कॉन्सेप्ट अगर आपको बनाने हैं तो आपको मोटी-मोटी किताबें पढ़नी पड़ेंगी हम्म। और कड़ा जी करना पड़ेगा कड़ा जी थोड़ा-सा। करना, लेकिन वो स्टार्टिंग में लगती है, हाँ, धीरे से फिर वो जब क्योंकि आपके एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो फिर रिवीजन करने में टाइम नहीं लगता क्योंकि है। मैंने आपकी डेस्क देखी है लाइब्रेरी में, सबसे मोटी किताबें आपकी डेस्क पे ही होती थी। तो किताबें रिवीजन वही है कि जितनी बार हम उससे रूबरू होंगे, जितनी बार उसको मिलेंगे, जैसे हाँ लोगों से मिलते हैं अच्छे व्यवहार हो जाता है, बिल्कुल, वैसे किताबों उस से बार मिलेंगे तो उनसे भी व्यवहार अच्छा हो जाएगा। इसमें एक चीज़ एक अहार्ता होती है जो कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो नेट या सेट एग्ज़ाम। जी। तो इसकी क्या स्ट्रेटेजी होती है? बच्चे इसमें ही कई बार फिसलते हैं। मैं देखता हूँ कई बार लोग एक नेट के लिए भी 1 बार 2 बार जी लगभग 5 बार भी ट्राई कर चुके हैं लेकिन उनका नेट क्वालीफाई नहीं होता। देखिए तो नेट में ये है कि अरसा सब्जेक्ट की भूमिका तो रहती है। हुँ, अभी पिछले 2-3 साल से उसमें पहले पेपर की ज़्यादा भूमिका रही है, हुँ, क्योंकि पहला पेपर इतना अच्छा बना रहे हैं वो कि उसमें नंबर नहीं आ पा रहे हैं बच्चों के। हुँ, तो पहले पेपर के लिए पियर्सन की बुक आती है, मदान एंड मदान की, जी। उसको आप अच्छे से पढ़िए तो कवर हो जाएगा। और नेट वो इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है उसके लिए बुकें आपको बताई है अभी। जी, बिल्कुल। तो जी। उसमें नेट के लिए अगर हम पहले पेपर पे ध्यान केंद्रित करें और मेरे ख़्याल से माइनस मार्किंग इसमें होती नहीं है। नहीं होती। तो अगर पहले पेपर में 50 क्वेश्चंस होते हैं मेरे ख़्याल हाँ, से और उसमें से अगर 35 प्लस हम स्कोर तो करेंगे, आराम से तो हमारा नेट क्वालीफाई होने की हो संभावना जाए। अधिक हो जाएगी। तो भाई दोस्तों जिनको नेट में दिक्कत है, वो सेकंड पेपर पे तो ध्यान दे ही दें, हाँ, लेकिन उसमें पहले पेपर पे और अधिक ध्यान दें। उसमें आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो कवर हो जाएगा ज़्यादा चीज़। हाँ, क्योंकि वो 5 यूनिट है और 50 नंबर मेरे हाँ, ख़्याल से दिलाती हैं। दिलाती हैं। तो एक बात ये हो गई, हमारे एग्ज़ाम की बात हो गई। अब इसमें हमने मटेरियल की बात कर ली। इसमें एक चीज़ और आती है, प्रीवियस ईयर के साथ टेस्ट सीरीज़ की भूमिका कितनी है? और क्या हमें क्वालिटी टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है इकोनॉमिक्स में? मुझे नहीं लगता कि क्वालिटी टेस्ट सीरीज मिल जाती है, क्योंकि आप अगर नेट के लिए देखेंगे तो जिस लेवल का वो पूछते हैं वो कोचिंगें नहीं बना पाती है। बाकी लगभग 2007 से या उसके पहले मुझे ध्यान नहीं है, उसके पहले से नेट हो रहा है, तो 15-20 साल के पेपर हैं तो काफ़ी सफिशिएंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए। बिल्कुल, तो उससे एक दिशा भी पता चल हाँ, जाएगी। और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए भी सेम बात है कि उतनी अच्छी क्वालिटी टेस्ट सीरीज़ नहीं है। अवेलेबल नहीं हो पा रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है भैया, मैं देखता हूँ कि लोग मटेरियल जैसे कि आपने तो बता दिया, लेकिन मटेरियल और कोचिंग के पीछे बहुत पागल रहते हैं। पागल रहते कुछ हैं। लोगों में इतना मतलब कि कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता कि वो उनको लगे कि वो सेल्फ स्टडी कर हाँ, पाएँगे। तो यहाँ पर एक बात है कि कई कोचिंग भी अपने नेट के इकोनॉमिक्स को लेकर या पॉलिटी को लेकर कोर्सेज़ सेल करती है। हाँ। खासकर इकोनॉमिक्स में आपसे पूछना चाहूँगा कि इसमें कोचिंग की भूमिका है? जैसे कि मैं तो आपको जानता हूँ, आपने सेल्फ स्टडी के थ्रू ही चीज़ें निकाली हैं। देखिए एमपीपीएससी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की तो नहीं है, क्योंकि आप जब सिलेबस देखेंगे ना नेट का सिलेबस अलग है और एमपीपीएससी का थोड़ा सा अलग है। इसमें एमपी भी पूछा जाता है, स्टैटिक्स इकोनोमेट्रिक्स की मात्रा कम है। और कोचिंगें अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक्स की तो अच्छी नेट की ज़्यादा है, हुँ, दिल्ली में है और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। लेकिन एमपीपीएससी के लिए तो स्पेशल नहीं है, क्योंकि वैकेंसी आती नहीं है रेगुलर, इसलिए। हुँ।
वैकेंसी आती नहीं है, तो अच्छी कोचिंग्स नहीं है, पर कई कोचिंग कोर्स सेल कर वो रही है, बेच रहे हैं वो तो बिल्कुल। पर क्वालिटी कंटेंट वो क्वालिटी नहीं हो पा कंटेंट रहा है। कुछ नहीं है। तो उसका ये है कि कोचिंग्स के साथ मतलब अगर आपको करना है तो ये आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन आप सेल्फ स्टडी करेंगे, हाँ, अच्छे सोर्सेज को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेटर बाकी रहेगा। मैं ये और बताना चाहूँगा कि साक्षात्कार के लिए आप अच्छी कोचिंग ज्वाइन करें, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि तीसरा मेरा वही स्टेज था हाँ उस जी, पे बात करने का। जी, तो ये अपन ने एक दूसरे स्टेज पे बात करी। जी, इसमें दूसरा मतलब कि ये तो प्रथम स्टेज हो गया। जी, इसके बाद जो दूसरा स्टेज है वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू, कहते हैं कि सिविल में तो इंटरव्यू एक पेपर जैसा ही है, हाँ, सिविल के जो इंटरव्यू होते हैं। यहाँ पर भी 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। मैं बता देना चाहूँ दोस्तों कि एमपीपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है उसमें द्वितीय स्टेज पे इंटरव्यू होता है पहले पेपर के बाद, और जो इंटरव्यू होता है वो 100 नंबर का होता है। हाँ, और इसमें स्पेक्ट्रम इतना है कि 10 से लेके 90-95 तक नंबर का स्पेक्ट्रम है, कि 100 में से लोगों को 10 भी मिले, 100 में से लोगों को 90-95 भी मिले। तो इसमें इंटरव्यू में आपने कैसे अप्रोच किया? देखिए इंटरव्यू की तो मेरे को सिविल के भी 3 इंटरव्यू दिए हैं, जी बिल्कुल। तो पहले से आइडिया था कि कितने मेंबर रहते हैं, क्या स्थिति रहती है। तो तैयारी के लिए मैं विकास सर हैं भोपाल में थे आईएएस वाले, वो अच्छा करवाते हैं तैयारी, और 5-6 बच्चे भी हम हो गए थे, तो ग्रुप डिस्कशन करना वो सारी चीज़ें सर ने करवाई। तो जी। इंटरव्यू में आपको ऐसा कुछ लगता है कि कोई अमुक अमुक जो बोर्ड होते हैं वो कम नंबर देते हैं और अमुक अमुक बोर्ड होते हैं वो ज़्यादा नंबर देते हैं? देखिए ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, मुझे ये लगता है कि वो व्यक्तित्व का परीक्षण है, आपके कितने नंबर आए ये मायने नहीं रखता रिटर्न में। उनको जो व्यक्ति चाहिए मतलब कि जो उनके सांचे में ढल पाए, कि जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो जिसमें धैर्यशीलता हो, जो पढ़ा पाए बच्चों को, अगर उसमें फिट बैठता है तो वो नंबर देते हैं। और बिल्कुल। विशेष जैसे मैंने अभी रिजल्ट भी आया तो देखा, जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, जैसे टीचर हैं जो पहले से, या जो गेस्ट फैकल्टी हैं, या जो पढ़ा रहे हैं, उनको अच्छे नंबर दिए गए हैं, और देना भी चाहिए क्योंकि उसी क्षेत्र से जुड़े हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनका जो एप्टीट्यूड होगा शैक्षणिक कार्यों का, वो बाकी कैंडिडेट से बेहतर वो होगा। बेहतर होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। तो शैक्षणिक कार्यों का मतलब आप टोटल मिला के साक्षात्कार में जो बातें, भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, उसमें सत्यता नहीं है। नहीं, तो एक चीज़ ये भी होती है, और एक चीज़ ये होती है भैया कि साक्षात्कार में व्यक्ति उसको अप्रोच नहीं कर पाता है। कि तो उसके अप्रोच को आपने बताया कि ग्रुप डिस्कशन और जी। जो तैयारी, तो एक चीज़ें कैसे करें उसे लेकर? देखिए साक्षात्कार में ये रहता है कि रिटर्न का तो आपको पता है कि इतना सारे साक्षात्कार की कोई लिमिट नहीं है कि क्या पूछ सकते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आप व्यक्तिगत विवरण जो है उसको हुँ, कंप्लीट करें, आपकी स्कूलिंग, आपका जो भी बैकग्राउंड रहा है, कहाँ के रहने वाले हैं उसके बारे में, और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स के बारे में, और सब्जेक्ट के बारे में जो बेसिक बेसिक थ्योरीज है उसको आप कंप्लीट रखें। 2-4 टॉपिक कंप्लीट कर लें, अगर आपसे पढ़ाने के लिए बोला गया कि ये पढ़ा दीजिए, हुँ, तो आप हुँ। पढ़ा पाएँ। तो आपसे क्या कोई टॉपिक बोला था कि पढ़ाने के जी, लिए? मुझसे बोला था लॉन्ग रन मैन्युफैक्चरिंग कर्व पूछा था, लेकिन मुझे याद नहीं आ पाया। बिल्कुल, तो आप बता नहीं पाए। नहीं बता पाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो एक चीज़ ये होती है कि पढ़ाने को भी कहा जा सकता है, जी, खासकर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के एग्ज़ाम में तो मेरे ख़्याल से बिल्कुल वो पढ़वाते हैं, लगभग 50% बच्चों से तो पढ़वा ही रहे हैं। हुँ, अगर मॉर्निंग शिफ्ट में आपका है, हुँ। तो ज़्यादा चांसेस है कि वो पढ़वाएँगे, इवनिंग में भी पढ़वा लेते हैं। तो भाई ये है कि इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं, तो पढ़ाने की एटलीस्ट प्रैक्टिस करके रखें। करके रखें वो बिल्कुल। एप्टीट्यूड अपने अंदर लाएँ कि लाएँ, आप चीज़ें वो रखें। इसमें एक प्रश्न और आता है, जैसे आपने भी सिविल की तैयारी करी, उसके बाद इस रुख की ओर मुड़ गए। तो एक प्रश्न ये आता है कि एक वो व्यक्ति जो शुरू से एकेडमिक्स में ही है, जिसको जी। ये है कि उसने बीए किया, फिर उसके बाद एमए हाँ, किया, एमए से इकोनॉमिक्स किया, फिर वो रिसर्च कर रहा है, उसने नेट क्वालिफाई किया, पीएचडी कर रहा है और फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाता है। जी, और एक दूसरी धारा होती है सिविल सर्विसेज वाली, बिल्कुल। कि जिन्होंने सिविल सर्विस किया, 2-3-4 अटेम्प्ट दिए, उसके हुँ। बाद ये। तो आपको लगता है कि इनमें से कौन-सा एक बेहतर परफ़ॉर्म कर पाता है या बेहतर उस क्षेत्र के लिए? बिल्कुल, ज़ाहिर है कि जो एकेडमिक्स से जुड़ा हुआ है, वो अच्छा परफ़ॉर्मेंस कर पाएगा। सिविल वालों का तो सिलेबस भी अलग है और तरीका भी अलग है, क्योंकि सिविल में अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, और उसमें अलग पूछे जाते हैं। जो कॉलेज से जुड़ा है, जैसे कोई जो पीएचडी कर रहा है या रेगुलर गेस्ट फैकल्टी है या हुँ, पढ़ा रहे हैं, वो अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। और उनके एक व्यक्तिगत विवरण में भी एक चीज़ ऐड होती है कि वो हाँ, कॉलेज में शिक्षण कर रहे हैं, बिल्कुल। तो उनको इंटरव्यू में नंबर अच्छे मिलने के हाँ, चांसेस भी रहते हैं। अब जैसे कि अभी हमारे साथ में सेलेक्ट हुए हैं, हमारे मित्र भी हैं,
उनको अच्छे नंबर मिले हैं क्योंकि पीएचडी कर रहे हैं, कोई गेस्ट फैकल्टी है तो वो पढ़ा भी पाए बोर्ड पे। बिल्कुल। जी। तो उसमें एक फैक्टर भी होता है कि एकेडमिक्स वाला ज़्यादा बेहतर परफॉर्म जी। करेगा। ये एक पूरी जो है वो जर्नी के रूप में हम देखते हैं कि तैयारी शुरू करते हैं, फिर उसको जीना, सिविल का भी जी। आपने बहुत करा, फिर उसके बाद इतने सारे एग्ज़ाम्स रहे। इसमें जैसे कि घर परिवार की क्या भूमिका होती है? देखिए, घर परिवार की भूमिका तो मैं बताता हूँ कि उससे महत्वपूर्ण कुछ है ही नहीं। मैं अपने पिताजी का बताता हूँ कि मेरे पिता माता ज़्यादा तो नहीं पढ़े हैं, 9वीं 8वीं हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसमें विश्वास करना। सभी पालकों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपके जो बच्चे कर रहे हैं उसमें हुँ, बिलीव करना, ये उनके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि वो कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें आप विश्वास रखो। तो उनको कहीं बाकी जगह मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। हुँ। तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा माँ-बाप का। परिस्थितियाँ ही मोटिवेट करती हैं, परिवार ही मोटिवेट करता है। इसके बिल्कुल। अलावा भैया विवाहित भी हैं, एक पुत्र भी है आपका। जी। तो एक वैवाहिक जीवन में होने के बाद जी। कैसे आपने तैयारी को कैसे मैनेज किया जी। और बाकी चीज़ों को कैसे मैनेज किया? देखिए, अगर आपकी वाइफ़ अंडरस्टैंडिंग है या आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है, आप दोनों एक-दूसरे की नीड्स समझते हो, एक-दूसरे का सपोर्ट समझते हो, तो फिर मुझे तो लगता है कि विवाह के बाद और आसान हो जाती है आसान हो चीज़। जाती है चीज़ें, ठीक है। क्योंकि आपको एक मोरल सपोर्ट भी मिलता है, हर प्रकार का सपोर्ट मिलता है। तो विवाह के बाद और आसान हो जाती हैं चीज़ें। हाँ, कई लोग क्या है कि कई वैसे लोग की भ्रांति रहती है कि हाँ, शादी से पहले जितना पढ़ना है पढ़ पढ़ लो, लो, बिल्कुल, बिल्कुल। जबकि ऐसा नहीं है। आप शादी अगर के बाद अंडरस्टैंडिंग भी आपकी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप शादी के बाद भी चीज़ें कर सकते कर हैं उस सकते प्रकार हैं। से। तो बिल्कुल। ये भी है और आपका एक बालक भी है बहुत प्यारा-सा, जी। तो वो उसको समय देते हुए आपने मैनेज कर पाए ये कि भई बिल्कुल कर पाया, बिल्कुल। क्या है कि उसका उसके साथ समय देते हुए क्योंकि मेरी वाइफ़ का सपोर्ट रहा है, बिल्कुल, नहीं तो संभव नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो उसको 3-4 घंटे सुबह खिलाओ, शाम हुँ, को खिलाओ, तो बिल्कुल, बिल्कुल। पहले तो मैं दे पाता था, हुँ, लेकिन जैसे एग्ज़ाम 2-3 महीने बचे थे तो फिर समय नहीं दे पाया बिल्कुल भी। हाँ, तो फिर यही है कि आपके जीवन साथी का आपको सपोर्ट बिल्कुल, होना पूरा चाहिए सपोर्ट। बिल्कुल हाँ, और आपको मिला भी और उसका एक परिणाम उनके सामने भी है। हाँ। तो इसमें एक चीज़ और आती है कि मित्र, दोस्त, यार जी। जो तो उनका कैसे सपोर्ट रहा है क्योंकि यात्रा देखिए, आपकी बहुत लंबी थी। आपके जीवन में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि समय आपका वही है, जो आपने मित्रों के साथ बिताया, बाकी समय तो समय है। बिल्कुल, अ, मेरे जीवन में मित्रों का योगदान तो मैं बता ही नहीं सकता। हर क्षेत्र में, पढ़ाई में, पारिवारिक जीवन में और आर्थिक में सभी चीज़ों में रहा है। तो जी। उसका कोई एक ऐसा किस्सा याद आता हो आपको कि दोस्तों से रिलेटेड कि कभी कहीं फँस देखिए, गए हों? मैं तो शुरू से ही जब से तैयारी स्टार्ट की है उसके बाद 13-14 से हम लोग का ग्रुप था 8-10 लोग का, जो साई अकेडमी थी बड़को सर के बिल्कुल। यहाँ पे, वो आज भी जुड़े हैं सब एक-दूसरे और एक-दूसरे का सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जी। यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो हम इससे पहले जिनसे बातचीत कर चुके हैं, जिसमें किरण कुशवाहा जी हैं, मनोज पाल जी हैं, जो कि एमपीपीएससी में सिलेक्ट जी, हुए हैं, हाँ, भैया के ग्रुप में ही बिल्कुल। रह चुके हैं हाँ। और नवीन सर स्वयं इंटरव्यू दे चुके नवीन हैं। सर हाँ जी, नवीन सर के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि उनसे 16-17 से जुड़ा मैं, लेकिन जब से लेके आज तक और आगे भी उनका शिक्षा क्षेत्र में तो मार्गदर्शन रहा ही है, पढ़ाई, इंटरव्यू में और बाकी चीज़ों में भी। मतलब सलेक्शन में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है मेरे व्यक्तिगत सलेक्शन जीवन बता देना चाहता हूँ कि नवीन सर भी होशंगाबाद में लक्ष्य मेरे अ, विज़न अकेडमी, विज़न अकेडमी में संचालक रहे और वर्तमान में भी हम सभी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन मार्गदर्शन देते रहे। इंटरव्यू की तैयारी हो, हाँ। सारी चीज़ों में उनका सही है। व्यक्तिगत मार्गदर्शन हो बिल्कुल, चाहे पढ़ाई बिल्कुल, के क्षेत्र में मार्गदर्शन हो, तो बिल्कुल। वो सब उन्होंने किया है। जी, इसमें एक चीज़ और आती है कि आपकी इतनी लंबी यात्रा रही है, तो अभ्यर्थी जो है बार-बार छोटी-छोटी चीज़ों में निराश हो जाता है। जी, तो जैसे कि इंदौर में भी आपने देखा होगा बच्चा जाता है, 2, 4, 5 साल रहता है लेकिन वापस आ जाता है फिर। जी। तो कैसे बाकी भटकावों से बचे और एक ऐसा संदेश उसे देना चाहेंगे कि यार जो अपनी चीज़ों को अच्छे से बेहतर बना सके और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में सफलता पा सके? देखिए, मेरा यही है कि आप अगर बेस आपका सही से करते हो, आप कोई भी जैसे कॉम्पिटिशन तैयारी, आप 2 से लेके 3 साल आप अच्छे से मेहनत कर लो। फिर उसके बाद चीज़ें सॉर्टेड हो जाती है कि मुझे ये चीज़ें हैं, ये रिवीजन करना है, तो फिर वो हैबिट में बन जाती है। फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। भटकाव वहाँ आता है, आपका बेस कमज़ोर है, फिर आप दूसरी बुक उठा के पढ़ने लगे, फिर किसी ने कोई पीडीएफ भेज दिया। तो आप एक बार अच्छे से बेस बनाएँ, तो फिर कोई भी एग्ज़ाम देंगे आप, तो दिक्कत नहीं जाएगी। एग्ज़ाम के पर्टिकुलर चीज़ को समझें, जी। उसके अनुसार उसके सब्जेक्ट का बेस बनाएँ और तैयारी करें। सही जैसे मैं तो 15 साल से तैयारी कर रहा हूँ, आपको बताऊँ 2010 से कॉलेज में फर्स्ट ईयर में, उसके बाद 1 या 2 साल पढ़ाई नहीं की थी कॉम्पिटिशन की। बाकी 12 से कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के हर फील्ड के एग्ज़ाम दे रहा हूँ। लेकिन यही मंत्र है कि आप बेस सही से रखें
और करते जाएं, होगा आपका। बेस सही से रखें और करते जाएं, प्रैक्टिस करते प्रैक्टिस जाएं, करते जाएं, और दूसरी बात तो मेरे ख्याल से खुद पे विश्वास रखें, खुद पर विश्वास रखें। तो चीज़ें आसान होंगी। ठीक है नितेश भैया, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बिल्कुल आयुष, बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी साथियों के लिए और आपको भी। ठीक और है ईश्वर से निवेदन है या प्रार्थना है, आपका भी 23 का अच्छा बिल्कुल रिजल्ट बिल्कुल आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी। ठीक है।